एक लोग यहाँ पे बोल रहे हैं मायावती बनिए प्रधानमंत्री और मोदी बेची है चाय, बाबा का हाथ में कि हम पान खाए क्यों पान के दुकानियों खोलवा दे। पान तो जो है कि सेहत खातिर खतरनाक होला, सबका हालांकि जो नहीं कि उससे स्वास्थ्य के बीमारी हो जाए, तो पान खाए का कौन जरूरत रहे, क्या फायदा होला पान से? तो चाय पीने से क्या फायदा होता है? पेट भी तो नहीं भरता, ये घूंट का होता है, उसका नशा होता है, लोग पीते हैं। तो पान का भी नशा है। अच्छा, इसका भी नशा रहता है? इसका भी नशा है। हाँ। और वो तो भाई चाय बेचने का ट्रेनिंग दे रहे हैं, बकायदे पकौड़ा बेचने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान के युवाओं को कह रहे हैं कि पकौड़ा बेचो, चाय बेचो, रोजगार अच्छा है। योगी जी कहते हैं कि हम गांव में पूरा रोजगार सृजित कर रखे हैं, लोग आवे, प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है। तो जब वहाँ से जो आता है यहाँ पर पता चला कि 200 रुपया में जाके माटी फेंको। अब जो एक युवक जो 40,000 रुपया 45,000 रुपया महीने में जो कमाता हो, जो हुनर वाले हो लोग, 45,000 कौन सा काम करेगा उसको मिलेगा? हुनर वाले जो हैं, जो आपको पता होगा कि जो बिल्डिंगों में सफेद सीमेंट लगाई जाती है उसका वो ठेका लेते हैं लोग, तो वो कमा लेते हैं 40-45,000 महीने का कमा लेते हैं। तो वो आएंगे, ठेका लेते हैं, वो कमाते हैं कि जो मजदूर उसमें काम करते हैं? नहीं, जो मजदूरी करते हैं उनका भी अच्छा पैसा होता है, वो सब लोग नहीं कर पाते उसको। तो वो हुनरमंद लोग हैं, और हुनर वाले लड़के अगर गांव में आकर के 200 रुपए में मिट्टी फेंकेंगे तो उनको पड़ेगा। तो ये तो मजदूरी 500 पर डे की हो गई है ना, तो 200 रुपये क्यों फेंकेंगे? मतलब इतने मानक मजदूरी तो 500 हो गई है ना। आपकी बात सही है कि 500 की मजदूरी हो गई है। मतलब 200 रुपये में क्या मजबूरी है उनकी कि 200 में फेंकना पड़ रहा है? सवाल ये उठता है कि क्या डेली उनको मिट्टी फेंकने के लिए मिल जाएगी? ये दूसरा सवाल होगा, पहला ये होगा। तो जब रोज मिट्टी नहीं फेंकेंगे, महीने में 1-2 दिन मिट्टी फेंक लेंगे, तो उनका कौन सा एवरेज निकाल लेंगे आप? एवरेज की बात कर रहे हैं? बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे भाई। नहीं, हमें लगा कि ये है कि एवरेज नहीं, मतलब कि क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि उनको 200-500 के बजाय, क्योंकि मानक मजदूरी 500 हो गई है, तो 200 में फेंकना पड़ा। अगला सवाल ये होता क्या उनको रोज मिलेगा काम करने के लिए? यही सवाल है, जब नहीं उनको मिलेगा रोज का काम, तो वो यहाँ पर जैसे उनका हाथ खुल गया है कि भाई उनको नाश्ता चाहिए, उनको पान चाहिए, उनको भोजन चाहिए, उनको माने वेजिटेरियन से ले नॉन वेजिटेरियन तक जो भी भोजन करने की इच्छा उनकी होती है, वहाँ पर कमाते हैं तो करते हैं। और घर पर आकर के चटनी रोटी या नमक रोटी मिल जाए बहुत बड़ी बात है, तो वो नहीं करेंगे। और रोजगार वाली जो बात है, तो मैं ये मानता हूँ कि इस सरकार में लगभग मैं समझता हूँ कि कईयों लाख जगह पड़ी है सरकारी महकमों में, वहाँ पर वो आदमी कतई नहीं डाले जा रहे हैं कि जो उसके योग्य हैं। फिर कौन लोग डाले जा रहे हैं? वो लोग डाले जा रहे हैं जो बीजेपी के लोग हैं, हिंदू घूस लेकर के, या फिर जो है कि पैरवी पर? नहीं, वो इसलिए कि हमारे लोग अधिक से अधिक अगर यहाँ पर रहेंगे पदों पर, तो चुनाव में हमारी मदद करेंगे, इस गरज से। अच्छा, चुनाव आयोग में 2 नए और वो मतलब पुराने लोगों को हटा करके 2 नए और नाम शामिल किए गए हैं, तो उसी पे आपका संकेत है क्या? देखिए, ये जो चुनाव आयोग नहीं, इसको बर्बाद आयोग कहिए। कैसा चुनाव आयोग? एक ही पक्ष के 2 आदमी हो और विपक्ष का 1 आदमी हो, तो ये वही वो बहुमत में है, वो जो चाहेंगे वही पास होगा। तो ये एक विपक्ष के वाले को बैठा करके सिर्फ मूर्ख बनाया गया है, उसमें और कुछ नहीं है। जो मूर्ख बना है वो भी तो विरोध कर सकता है ना कि ये गलत है, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है। उसका एक नियम होता है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जज होगा चुनाव आयोग में, एक सत्ता पक्ष का आदमी होगा, एक विपक्ष का आदमी होगा, तब वो चलता है सही बहस और सही नियम निकालने का लोग प्रयास करते हैं। और जब एक खुद प्रधानमंत्री रहेंगे और एक उन्हीं का और मंत्री रहेगा, तो एक विपक्ष वाले को काहे के मूर्खन बना रहे हैं? वहाँ पर कैसे हो संभव कि विपक्ष वाला जो सही कहेगा उसको वो लोग मान जाएंगे? ईवीएम की बात करें तो ईवीएम के बारे में भी एक नई अपडेट आई हुई है कि ये मतलब कि एक लोगों ने अपने बाकायदा कविता सुना करके, ये कविता को ना सुना करके हम शॉर्ट में बता दें कि जब भी चुनाव होता है अपनी नाकामियां है जो ईवीएम पे डाल देते हैं। और जो है कि लोग अब ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम बदलो, मतलब ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा लगाया जा रहा था, और ईवीएम के लिए आ गया है कि अब ईवीएम नहीं हटेगा, उसी पे चुनाव होगा क्योंकि वो वैध है और सही तरीके से प्रूफ हो गया है। क्या करना? देखिए, ये ईवीएम जहाँ से निर्मित हुआ था
जहाँ से चालू हुआ था वहाँ के लोगों ने ईवीएम का बहिष्कार कर दिया, बंद कर दिया। वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है। और भारत में अगर ये कहा जा रहा है कि ईवीएम गलत है, अगर ये ईवीएम गलत है तो हम कहते, हमारे गांव के लोग कहते तो बात समझ में आती कि ये झूठ बोल रहे हैं यार, इनको समझ नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग उस चीज को उठा रहे हैं तो ये बात तो सुप्रीम कोर्ट के वकील ही लोग बता पाएंगे तो कि वो क्या कमी पाए उसमें। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि जो कह रहे हैं कि ईवीएम में कोई कमी नहीं है वो भी सरकार के हैं और सरकार की भाषा बोल रहे हैं? देखिए, ईवीएम में कोई कमी नहीं है, ये तो गलत है। ईवीएम में तो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ तो होता ही है। जैसे तो फिर जहाँ जहाँ भाजपा हारती है वहाँ पे क्या दिक्कत रहती है? भाजपा हारती वहाँ पर है जहाँ पर सही वोट पड़ते हैं, और भाजपा तो कभी जीती ही नहीं। सब सवाल ये बता दूं मैं आपसे, पहली बार 14 वाला वोट मानता हूँ कि भाजपा जीती। उसके बाद तो जब ये बक्सा जाता है, यानी ईवीएम जब जाता है तो कितने ऐसे जगह होते हैं कि वहाँ से वो जहाँ वोट पड़ा हुआ वो ईवीएम निकाल दिया जाता है और नया ईवीएम डाल दिया जाता है। अच्छा, तो अब आप एक चीज देख लीजिए कि पिछले विधानसभा के चुनाव में, पिछले विधानसभा अनुमान है कि या फिर मतलब कि कोई तथ्य? मैं दे रहा हूँ तथ्य, घबराइए नहीं। अगर पिछली बार भला हो बनारस के पहाड़िया मंडी में जो ट्रक पकड़ा गया था उसका, वहीं से पोल खुला। आजमगढ़ के लोग एकदम पहरे पर डट गए। आजमगढ़ में एक भी सीट बीजेपी नहीं निकाल पाई, विपक्ष ही ले गया ना। इसी तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जब वहाँ वोट पड़ जाता है तो वहाँ से लोग चलते हैं यहाँ के लोगों को पहलवानी सिखाने कि हम बड़े पहलवान हैं, तुम छोटे पहलवान हो, हम आएंगे दाव पेच सिखाने। वो आते यहाँ पहलवानी सिखाने और तब तक उधर जो है मुर्गी अंडा कहीं और दे देती है। ये जान लीजिए कि वो वहाँ पर लोग क्यों हारते हैं इतना, इसलिए वहाँ पर कोई रहता ही नहीं, सब चले आते हैं पूर्वांचल की तरफ, तो जगह खाली पा जाते हैं, अपने मनमनता कर लेते हैं। ये तो हमारा सीधा आरोप है भाई। अभी जो है कि सपा के कैंडिडेट और भाजपा कैंडिडेट, मतलब भाजपा की क्या बात किया, निरहु तो सर्वे शर्मा है और धर्मेंद्र यादव नया नाम आया है, मतलब पिछली बार भी थे और धर्मेंद्र यादव को हराकर ही कहीं न कहीं निरहु जीते हुए थे। क्या लगता है कि इस बार भी धर्मेंद्र यादव जीतेंगे? पिछली बार भी निरहु नहीं जीते थे, वो गणित हुई थी, मैं भी वहीं पर मौजूद था। कैसे? अगर आप मौजूद थे तो बताएं कैसे हुआ था? अभी 5 मिनट पहले धर्मेंद्र यादव 12,000 वोट से आगे थे और 5 मिनट के बाद ही गिनती हुई, नहीं पता चला कैसे कि निरहु इतने वोट से जीत गए। तो इस बार लोग आजमगढ़ के लोग क्यों न डटे रहे? मतलब पिछली बार डटे रहे तो सारी सीटें जो है कि सपा की आई, और इस बार जो है कि जब निरहु की बारी थी और धर्मेंद्र यादव की बारी थी तब लोग क्यों डटा नहीं रहा? ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए था जो चुनाव लड़े हैं। हम लोग वोट देने का अधिकारी हैं, उनकी रखवाली करने का अधिकारी नहीं है। अब वो लोग जाने क्यों नहीं रखवाली करते। अच्छा, उनको भी लगा होगा कि मतलब सपा गढ़ है या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम तो जीतने ही वाले, ये सब अहंकार आ गया हो? गलतफहमी कहीं न कहीं हो जाती है। ये भी हो सकता है कि ये गलतफहमी लोगों को हो गई हो कि यहाँ पर 10 विधायक, 10 विधायक हमारे ही हैं, तो प्रशासन हमारे दबाव में रहेगा और गलत नहीं कर पाएगा। लेकिन ये 10 विधायक हैं और जो उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठा हो, जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठा हो, प्रशासन तो उसके हाथ में होगा, आपके कहने पर थोड़ी सुनेगा। तो इसलिए वो काम जो करना था हो गया। यानी आप ये समझ लीजिए कि मोदी जी कुछ और पूछना चाहेंगे? हाँ, 400 पार का नारा लगाते हैं। हाँ, 400 पार। क्या लगता है 400 पार का नारा? एक बात बताओ आपको कि मोदी झूठ बोलते हैं कि नहीं? क्या नहीं, हर कोई बोलता है। नहीं, हर कोई बोलता है तो एक सीमा तक। वो तो इतना झूठ बोल जाता है कि मैं समझता हूँ कि अगर झूठ का शब्द आएगा तो मोदी सीधे सामने आता है। वो कहता 400 पार, जो उल्टा बोलता है, झूठ बोलता है, 400 पार कह रहा है तो इसका ये मतलब है कि वो बहुत नीचे जा रहा है। अब वो उभरने वाला शायद न हो। अगर जीत गए तो
जीत गया तो भाई वो जीत गया, प्रधानमंत्री बनेगा, फिर भारत का संविधान बदलेगा, हम गरीबों को उजाड़ेगा, खेत नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा, हम लोग कटोरा पकड़ेंगे उसका, हम लोग भीख मांगेंगे जाकर। यहाँ अडानी अंबानी की ये खेतियाँ होंगी, ये सारे इलाके उनके होंगे, वो राज करेगा। क्योंकि मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि अडानी अंबानी का राजनैतिक गुलाम है। वो गुलामी करता है उनकी पैसे के बल पर। ये सही कहा आपने। चंदा लेकर के चुनाव लड़ना, उनसे चंदा लेकर के उनको फायदा पहुंचाने के लिए हम लोगों को उजाड़ना, उनका राजनीतिक गुलाम नहीं तो क्या है। प्रधानमंत्री की हैसियत तो होती है कुछ। हम कह रहे हैं कि अगर 2024 में भी फिर से मोदी जी आ गए तो जो गरीब जनता है उसके लिए अच्छा नहीं होगा, आप कह रहे हैं, और पूंजीपतियों के लिए काफी फायदेमंद। किसान मजदूर या मेहनत कर रहे हैं, और ये छोटे दुकानदार, ये लोग जो बीजेपी का झंडा उड़ा रहे हैं ना, जिनको ये गर्व है कि हम नहीं, मैं तो यही कहता हूँ कि बेटा जब आंधी आती है तो अमीर गरीब नहीं देखती, वो सबको एक ही हवा देती है। इसी तरह से जब उजड़ेंगे लोग तो कुछ मुट्ठी भर लोग रह जाएंगे हिंदुस्तान के जो मालिक रहेंगे, बाकी सब के सब वही रहेंगे कि 400 के मजदूरी को 100 रुपये में करने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि उनके बच्चों के लिए, उनके लिए खाने को नहीं रहेगा। लोग तरसेंगे रोटी को, दाने को, तो उनकी मजबूरी बनेगी कि बच्चों को मरता नहीं देखेंगे, वो 100 रुपये की मजदूरी करेंगे। और उनका इरादा यही है कि ये सब ले करके हिंदुस्तान में सस्ते मजदूरों की फैक्ट्री खोल रहे हैं। यहाँ पर सस्ते मजदूर मिलेंगे, विदेशी कंपनियों के लिए, देसी कंपनियों के लिए ये सस्ते मजदूर मिलेंगे, और उसी मजदूरी के लिए कर रहे हैं। इसका उपाय लास्ट में पूछना चाहेंगे, क्या होगा? देखिए, किसका उपाय पूछ रही हैं आप? ये मोदी सरकार को ना आने का, क्योंकि ईवीएम भी उन्हीं का है, सरकार भी उन्हीं की, सत्ता भी उन्हीं की है। बात है, मीडियम उनकी, ईवीएम उनकी, सत्ता उनकी, सब कुछ उनकी। लेकिन एक बात जानती है ना कि कितना भयानक खूनी शेर अगर सामने आ जाए और 50 लोग अगर हल्ला बोल के चलते हैं तो भी भाग जाता है। मरकहा भैंसा अगर आ जाए, मरकहा सांड आ जाए, तो एक लाल गमछा लेकर के हिला के दौड़ो, वो खुद ही भाग जाता है। जिस दिन ये जनता एक होनी चाहिए, जिस दिन ये जनता ये समझ जाएगी कि हम बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि ये भारत है, जब तक एक रोटी खाएगा तब तक कहेगा कि भगवान के सहारे पा रहे हैं, और जिस दिन वो भी चला जाएगा तब उसी रोटी के लिए वो जंग करेगा। जिस दिन इस देश की जनता जाग उठेगी और एक तरफ से दिल्ली की तरफ कूच करेगी, उस दिन एक मोदी नहीं, सैकड़ों मोदी का पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये फोर्स जो लगी हुई है वो हमारे घर के बच्चे हैं बॉर्डर पर, ये थानों पर जो लगे काम कर रहे हैं लोग, पुलिस वाले, ये हमारे परिवार के हैं। आज नौकरी की लालच उनको है कि वो आदेश बजाने के लिए मजबूर कर रही है। ये लोग भी हमारे साथ होंगे। अब आखिरी सवाल होगा ये कि मोदी अगर जाते हैं फिर किसको एक नया चेहरा है जिसको आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, ये तो आप जो कहे उसी को मान लेंगे। आप जो कहे उसी को मान लेंगे। एक मिनट अजय, आप पूछ रहे हैं कि चेहरा कौन होगा, तो ये तो जो लड़ने वाले हैं, जो जीत के जाएंगे, या प्रधानमंत्री का एक चेहरा होता है ना कि राहुल गांधी होंगे, अखिलेश यादव होंगे। सुनिए, हम ये नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये नाम लेने का अधिकार हमको नहीं है। हमको जहाँ का अधिकार है, खिरिया के बाग विषय में पूछिए तो मैं सारी बात बताऊँ। तो ये रही हमारी कुछ बातें जो अंकल जी ने बताई हैं। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ क्लियर हो गया हो, और इन्होंने जो आह्वान किया है कि सारी जनता एक तरफ हो जाए, क्योंकि जो मजदूर विरोधी है, जो आम जनता विरोधी है सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी जब तक एक नहीं होगा तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। आपको इस पर क्या करना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।